इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में छोटे से चैनल में पहले ही दिन 1000 प्लस व्यू आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आपको क्लासें पसंद आ रही है, क्लासें आप देख रहे हैं और मैंने जो ट्रिक्स बताई, जो रोचक तरीका मैंने अपनाया है वो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है, इसी कारण से इतने सारे व्यू आ रहे हैं। तो आगे भी जितनी भी क्लासें होगी मैं आप सबको क्लास में ही सारी चीजें याद कराने की कोशिश करूंगा। हर चीज को ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एक आरएस अभ्यर्थी के लिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पिछली बार भी 46% पूछे गए प्री और मेंस को मिला के, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा फायदा आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम है या अन्य जो भी एग्जाम है उसमें योजनाओं से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास, और उसकी एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आज हम पढ़ते हैं। पहली क्लास में हमने जो एमएसएमई उद्योग है उसके बारे में पढ़ा था, एमएसएमई नीति के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में जो एमएसएमई है उनको क्या समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एक योजना और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आज की क्लास में है इकोनॉमिक सर्वे में आज वाले पार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एमएसएमई के समाधान के लिए ही है, तो उसको भी हम ऐड करते हुए पढ़ लेते हैं। देखो, एमएसएमई सुविधा परिषद, तो जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं ली है वो पहले पिछली क्लास लेवे, तभी ये समझ में आ पाएगी बढ़िया ढंग से। तो एमएसएमई सुविधा परिषद, देखो ये सुविधा परिषद है वो किस लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे एमएसएमई जो है उनको पेमेंट समय पर नहीं हो पाता है, तो उनके जो पेमेंट में जो दिक्कतें आ रही है उससे निपटने के लिए एमएसएमई सुविधा परिषद का निर्माण किया गया है। और पूरे राजस्थान में 8 तो संभाग स्तर पे और 2 राज्य स्तर पे, ऐसे टोटल मिला के 8 और 2 10 सुविधा परिषदों का निर्माण किया गया है। अब ये जो सुविधा परिषद है ये एमएसएमई एक्ट 2006 में जो राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने ये एमएसएमई सुविधा परिषद है इनका निर्माण किया है। बस आपको केवल 2 ही चीजें याद रखनी है कि एमएसएमई सुविधा परिषद है वो, पहली बात तो ये कि एमएसएमई को जो भुगतान से संबंधित प्रॉब्लम आती है, मतलब भुगतान होने में कई बार विलंब हो जाता है, फाइलें अटक जाती है, तो वैसी समस्या ना आए उसके लिए। और दूसरा ये कि एमएसएमई है उनकी जो सुविधा परिषद है उनकी संख्या कितनी है, 8 तो है संभाग स्तर पे और 2 है राज्य स्तर पे, तो टोटल राजस्थान में 10 एमएसएमई सुविधा परिषद है वो वर्तमान में कार्यरत है। अब सवाल यहां से बन सकता है कि कितनी सुविधा परिषद है, तो 10 सुविधा परिषद है। अब एक बार देखो पढ़ के सुना देता हूं। एमएसएमई एक्ट 2006 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमएसएमई उद्यमियों के विलंबित भुगतान के समाधान हेतु राज्य में 10 परिषदों का गठन किया गया है। टोटल राज्य में 10 परिषद है, उनमें से जो 8 परिषद है वो तो संभाग स्तर पर और जो 2 परिषदें हैं वो है राज्य स्तर पर। इस प्रकार से एमएसएमई वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे और वो है निर्यात। देखो, निर्यात से हमें बहुत सारी इनकम होती है, इसलिए निर्यात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज की क्लास तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार एक नई योजना लागू करी है सरकार ने, एक जिला एक उत्पाद। देखो, ये एक हर जिले को टारगेट दिया गया है कि भाई आप अपने जिले में जो आपके जिले की सबसे प्रसिद्ध निर्यात योग्य वस्तु है उसका इतना निर्यात करो कि उससे आपके जिले को काफी आमदनी हो, और आपके जिले की आमदनी मतलब राज्य सरकार की आमदनी। तो यहां से एक सवाल बनने की पूरी उम्मीद है कि भाई कौन से जिले से कौन सी वस्तु है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको मैं 33 के 33 जो जिले हैं, देखो सर्वे में जितने जिले हैं हम उसी को याद करेंगे, हालांकि नए जिले बन गए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको जो सवाल है वो सर्वे के हिसाब से पूछा जाएगा, और वैसे भी नए जिले बने हैं, अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में एक दिन मैं आपको याद करवा दूंगा सारे कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस जिले में शामिल है, सारा हम याद कर लेंगे, उसके बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले कि निर्यात क्या चीज है। देखो, निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं को दूसरी जगह भेजना और आमदनी प्राप्त करना। अब इस निर्यात को हम देखें राजस्थान में तो किन 5 वस्तुओं से हमें सर्वाधिक आमदनी हो रही है, या हम कहें कि कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं, टॉप 5 ब्रांड है जो हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं, तो देखो इसके लिए ट्रिक है, इक धातु हरा। देखो, इक धातु और हरा है और रा, देखो इसे तो है इंजीनियरिंग वस्तुएं। कैसे है, देखो कपड़ा, उसके बाद में धातु से है धातु, और है से है हस्तशिल्प वस्तुएं, और रा से है आपके जो रासायनिक एवं संबद्ध। इसका मतलब है देखो कि इक धातु हरा, ये आपको अगर ट्रिक याद है तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन सी है, तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं। वैसे भी देखो राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेजें बहुत है, बहुत सारी कॉलेजें खुल चुकी है, तो आप तुक्का भी लगाए तो लगा सकते हैं कि इंजीनियर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी पत्थर फेंकेंगे तो वो इंजीनियर को जाके ही लगेगा। इसका मतलब इंजीनियरिंग वस्तुएं इतनी ब्रांडेड वस्तुएं हैं
कि वो जगह जगह पे आपको मिल जाएगी, उनका आपको निर्यात ही करना पड़ेगा। राजस्थान में वो इंजीनियरिंग की जो वस्तुएं फिर रही है जगह जगह बीटेक की डिग्रियां करके, वो कोई काम की नहीं है, उनका आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं वो सर्वाधिक है। उसके बाद में कैसे है कपड़ा, देखो कपड़ा है वो काफी यहाँ पे उत्पादन होता है और कपड़े का काफी निर्यात राजस्थान से किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान वैसे खनिजों का अजायब घर है, इस कारण से धातु का जो एक्सपोर्ट है वो काफी किया जाता है। उसके बाद में ऐसे है हस्तशिल्प वस्तुएं, जयपुर की हस्तशिल्प जो कला है वो आप सब जानते हैं काफी प्रसिद्ध है। तो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं वो यहाँ से काफी मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद में रासायनिक एवं संबद्ध, देखो संबद्ध का मतलब है रासायनिक से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें केवल ये 5 चीजें याद रखनी है। निर्यात में सबसे ज्यादा इक धातु हरा, इक धातु हरा याद हो गया होगा सबको। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन 5 वस्तुओं का जो योगदान है वो टोटल निर्यात में कितना है, तो हम कह सकते हैं 60% से अधिक योगदान केवल इन 5 वस्तुओं का है, ठीक है। तो इन 5 वस्तुओं का योगदान 60% है, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो वर्ष 2021-22 में, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो मार्च 2023 से पहले आ गया, इस कारण से 22-23 का जो है डाटा वो नहीं आ पाया। इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे में 1 साल पुराना डाटा ही छपा है और हमें वही याद करना है जो सर्वे में दिया गया है। तो 2021-22 वित्त वर्ष में टोटल जो निर्यात हुआ वो लगभग कहें तो 72,000 करोड़ और एग्जैक्ट कहें तो 999 का इसमें भी फेर है, तो 71,999.72 करोड़ रुपए। आपको लगभग ध्यान में रख लेना 72,000 करोड़, और अगर मेंस की एग्जाम में लिखेंगे तो आप एग्जैक्ट फिगर भी याद रख सकते हैं 71,999.72 करोड़, ठीक है। इतना हमने निर्यात किया है राजस्थान से। अब देखो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर योजनाएं लागू करती रहती है, अलग अलग प्रयास करती रहती है। तो ऐसे ही देखो एक योजना निर्यात को बढ़ाने के लिए या इसके लिए एक प्रयास किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा योजना लागू की गई है, मिशन निर्यातक बनो। देखो मिशन, इसका मतलब एक मिशन बनाया गया है और वो मिशन इसलिए कि आप निर्यातक बनो। तो इससे आपको समझ में आ पा रहा होगा कि कुछ आधारभूत सुविधाएं निर्यातकों को दे दी जाए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और फिर निर्यात कर सके। तो निर्यातकों की संख्या बढ़ाने के लिए या कहे निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए ये मिशन लागू किया गया और इसकी शुरुआत हुई 29 जुलाई 2021 से। देखो 2021 से शुरू है, इसका मतलब वर्तमान सरकार ने शुरू किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल पूछा जा सकता है कि मिशन निर्यातक बनो कब शुरू हुआ, तो 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई 2021 को ये शुरू हुआ था और 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ होने के बाद में इसका टारगेट कितना है, तो देखो 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य है। देखो इसने खुद ने कहा निर्यातक बनो। हम सारी चीजें क्लास में याद करेंगे और यही विशेषता है मेरी। देखो पढ़ाने को तो काफी सारे डाटा है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो डिजिटल बोर्ड में अगर होता तो कॉपी पेस्ट कर लेता मैं भी और उसके बाद में स्लाइड से पढ़ा देता, लेकिन वो चीजें इतनी याद नहीं रहती है जितना हम खुद लिख लिख के उनको याद करते हैं। नोट्स वगैरह सारे मैंने यही लिखे हैं और ये सारे नोट्स में जैसे जैसे क्लास होती है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई देता हूँ। तो नोट्स की आपको बनाने की कोई जरूरत है नहीं, आपको केवल इन चीजों को समझना है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो 2-4 बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद में आपको ये पूरी याद हो जाएगी। तो इसमें देखो निर्यातक बनो, इसका मतलब क्या हुआ कि निर्यात करने वाले बनो। तो कितना लक्ष्य लिया गया, 22,731 लोगों को कहें या 22,731 इकाइयों को निर्यातक बनने का लक्ष्य लिया गया है या निर्यातक बनाने का लक्ष्य लिया गया है। तो निर्यातक बनाने का लक्ष्य लिया गया है। अब ये लक्ष्य कई बार क्या होता है, देखो कई बार सवाल इस रूप में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर इसी योजना के 4 कथन लिख दिए कि मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत राजस्थान में 29 जुलाई 2021 को हुई थी। दूसरा ऑप्शन, कुल 25,000 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब देखो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 22,731, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो कौन कौन भागीदारी निभा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिको और दूसरा उद्योग विभाग, क्योंकि हम औद्योगिक विकास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे राजस्थान का जो विभाग आएगा वो उद्योग विभाग आएगा, और जो रिको है वो भी औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में राजस्थान में कार्य कर रहा है। तो रिको प्लस उद्योग विभाग। अब ये उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार का विभाग है उद्योग विभाग। तो ये दो मिलके इसको प्रमोट कर रहे हैं। आगे लिखा निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण देता है। निर्यात संबंधी क्रियाओं, इसका मतलब कैसे निर्यात करना है, आप कैसे उत्पादन करिए कि आप निर्यातक बन सको, आपको समय समय पर प्रशिक्षण देने का कार्य भी ये करता है। तो रिको के द्वारा और उद्योग विभाग के द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद में देखो इसका दूसरा चरण भी लागू कर दिया गया 5 दिसंबर 2022 को। देखो दूसरा चरण का मतलब हो गया कि फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में वापस इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो सेकंड चरण कब से स्टार्ट किया गया, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है 5 दिसंबर 2022 को। अभी जस्ट जो पीछे दिसंबर गया है उसी दिसंबर को 5 दिसंबर 2022 को शुरुआत करी
और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा शुरुआत की गई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। देखो, राजस्थान निर्यात को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट, संवर्धन का मतलब होता है प्रमोशन करना। जैसे मैं अपने चैनल का प्रमोशन करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई पढ़ो आपका भला हो जाएगा, तो वो होता है प्रमोशन, मतलब बढ़ाना, संवर्धन करना। परिषद का मतलब होता है काउंसिल, तो REPC, तो REPC मतलब राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ये सेकंड चरण शुरुआत की गई है। तो दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है 5 दिसंबर 2022 से। आगे देखते हैं फिर। इसमें दूसरा है राज्य निर्यात पुरस्कार योजना। देखो, राज्य निर्यात पुरस्कार योजना, इसका मतलब हुआ कि जो टॉप के निर्यातक है उनको प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, जिससे क्या होता है वो मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो योजना है वो 2019 में लागू हुई, निर्यात पुरस्कार योजना। अब ये कितनी श्रेणियों में, तो 15 श्रेणियों में, तो 32 प्रकार के पुरस्कार और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड। जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही एक्सपोर्ट रत्न, इसका मतलब निर्यात रत्न अवार्ड दिया जाता है। और ये लाइफ टाइम एक्सपोर्ट निर्यात रत्न अवार्ड है और 32 पुरस्कार ये है। तो टोटल कितने हो गए, 32 और 1 33, 32 तो हो गए 15 श्रेणियों में और एक हो गया ये, ऐसे मिला के टोटल 33 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, जो अधिकतम है। मैक्सिमम 33 है, इसका मतलब हुआ कि अधिकतम इतने पुरस्कार दिए जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कई बार जैसे 15 श्रेणियों में 32 का वितरण ना किया जाकर कम का भी किया जा सकता है। मान लीजिए कार्य अच्छा नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि 32 ही करें, लेकिन अधिकतम आप 32 पुरस्कारों का वितरण कर सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। उसके बाद में ये जो पुरस्कार है वो कब वितरित किए जाते हैं, तो MSME दिवस है 17 सितंबर। आपको शायद याद होगा 27 सितंबर को क्या होता है, तो ये पर्यटन दिवस है। तो ऐसे ही देखो, इससे 10 दिन पहले, 27 सितंबर से 10 दिन पहले, मतलब 10 कम कर दो तो 17 सितंबर, तो 17 सितंबर को कौन सा दिवस है, तो ये वाला दिवस है MSME दिवस। तो MSME दिवस है, ये 17 सितंबर को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है और इसी के आयोजन के टाइम में ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। तो वापिस एक बार देखते हैं। देखो, जो निर्यात पुरस्कार है या कहीं राज्य निर्यात पुरस्कार है वो 2019 से शुरू किए गए और 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार प्लस एक रत्न, मतलब जैसे भारत रत्न है वैसे निर्यात रत्न, और ये लाइफ टाइम के लिए होगा, इसका मतलब लाइफ टाइम निर्यात रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे मिला के टोटल आप अधिकतम 33 पुरस्कार दे सकते हैं। और ये कब दिए जाते हैं, तो ये 27 सितंबर से 10 दिन पहले। तो दोनों चीजें आपको याद होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर पर्यटन दिवस है, तो इससे 10 दिन पहले 17 सितंबर को MSME दिवस होता है, उसके आयोजन पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। उसके बाद में तीसरी योजना है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखो, इसके नाम से स्पष्ट है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक तो उसकी जो प्रक्रिया है, एक उसके दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने में क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता है। अब ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2012 से की जा चुकी है, तो 2012 से ये शुरू है। अब राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाइयों के समाधान एवं उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, अभी मैंने बताया था REPC की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, REPC की शुरुआत मतलब स्थापना क्यों की गई, क्योंकि निर्यात में जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे वो समस्याएं दस्तावेजीकरण से संबंधित हो चाहे प्रोसेस से संबंधित हो, उन समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद में अगला पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। देखो, आप अगर लाइन को ढंग से पढ़ लोगे ना तो उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना, इसका मतलब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है और उस व्यापार मेले में आप भाग लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको सहायता देती है। अब गवर्नमेंट क्या सहायता देगी, तो आप वहां पे मेले में जाओगे, इसका मतलब घूमने तो जाओगे नहीं। अगर आप MSME के मालिक हैं या कहें आप किसी इकाई के मालिक हैं तो आप वहां पे मेले में जाएंगे, इसका मतलब अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए जाएंगे। अब वहां जाएंगे तो आपको मेले में एक स्टॉल लगानी होगी। मेले में अगर आप स्टॉल लगाएंगे तो स्टॉल का किराया लगेगा, तो इसमें गवर्नमेंट आपको किराए में 50% राशि है उसका पुनर्भरण कर देगी, मतलब आपको वापस दे देगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 लाख रुपए किराए के लगे तो उसका 50% होता है 1.5 लाख, लेकिन इसमें एक शर्त रख दी कि अधिकतम 1 लाख रुपए हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का पुनर्भरण किया जा सकता है। मतलब जो किराया आपके लगा वहां पे स्टॉल लगाने का, तो
उसमें आपको 50%, जैसे उदाहरण के लिए जैसे 90,000 रुपए मान लो आपके वहां पे किराया लगा, तो उसका 50% हो गया 45,000 रुपए, तो आपके 45,000 रुपए मिल जाएंगे। मान लो 2 लाख रुपए लगे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ये अधिकतम कितना हो सकता है, तो 1 लाख हो सकता है। इसका मतलब 2 लाख किराया है, तब तक तो आपके फायदा है, उसके बाद में कितना ही किराया लगो चाहे वो आपके लगेगा फिर। अब देखो 2012-13 से ये लागू है, नवीन दिशा निर्देश के साथ मार्च 2025 तक इसको बढ़ाया गया है। ये जो योजना है वो 2012-13 से लागू हुई थी, लेकिन इस योजना को मतलब विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए जो सहायता योजना है, इसको नए दिशा निर्देशों के साथ में मार्च 2025, देखो मार्च का मतलब होता है वित्त वर्ष जो खत्म होगा ना 2025 का, वहां तक इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में आरईपीसी द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये आरईपीसी आप समझ ही चुके हैं, निर्यात संवर्धन इकाई है या परिषद है, तो इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। उसके बाद में लिखा है विदेशी व्यापार मेलों में प्रतिभागी इकाई को 50% भूमि किराया, ये आपको समझाई दिया है कि आप वहां पे जाके स्टॉल लगाएंगे तो आपको 50% है वो किराए का भुगतान गवर्नमेंट द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे ही देखो राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि इस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और लोग वहां पे जाएं और मेलों में भाग लें, इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से भी एक प्रतिनिधि मंडल है वो भेजा जाता है। मतलब गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारी है वो भी विदेश में जाएंगे, आपके साथ में जाएंगे। अब उन पे भी खर्चा होगा, तो वो खर्चा भी राज्य सरकार देगी। और ये खर्चा कितना देगी, तो 10 लाख रुपए का पैकेज राज्य सरकार देती है, ताकि यहां से राजस्थान से एक प्रतिनिधि मंडल आपके साथ में जा सके। ठीक है, तो प्रतिनिधि मंडल हेतु 10 लाख रुपए का भुगतान है वो राज्य सरकार करती है। ये पैसे आपको नहीं मिलते, ये राज्य सरकार के खाते में ही रहते हैं। इन 10 लाख रुपए से राज्य सरकार खर्चा करके विदेश में एक प्रतिनिधि मंडल भेज सकती है। उसके बाद में अगली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो योजना है वो है एक जिला एक उत्पाद योजना। और उसमें जितने भी उत्पाद है अभी के भी आपको रटवा दूंगा, रट लेना, पता नहीं कौन सी एग्जाम में छप जाए। ठीक है, तो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए या हो सकता है किसी और एग्जाम में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूं एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है। तो ये योजना एक जिले को एक उत्पाद के निर्यात करने के टारगेट को लेकर दी गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं और उनके कौन कौन से उत्पाद है। अब एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उसको बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य के आधार पर शुरू की गई है। और इसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति, मतलब डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, डीईपीसी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, डीईपीसी है ना, डी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाता है। वो समिति सेलेक्ट करती है कि इस जिले में कौन सी चीज का सर्वाधिक निर्यात किया जा सकता है, और उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही 33 जो जिले हैं उन 33 जिलों के 33 उत्पाद है वो आपको याद करने हैं। अब मैं आपको ये सारे उत्पाद देखो अभी रटवा देता हूं, आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से भी हम इनको याद करने वाले हैं और आपको ये सारे उत्पाद याद हो जाएंगे। और ये सारे उत्पाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के हिसाब से, तो इनको अभी रटते हैं। देखो सबसे पहले है अजमेर। अजमेर में है ग्रेनाइट। देखो आप अजमेर में देखेंगे तो किशनगढ़ एक शहर है वो अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़ को मार्बल फैक्ट्री या मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है या ग्रेनाइट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वहां पे आपने सुना होगा आर के मार्बल्स है, इतने बड़े बड़े वहां पे मार्बल्स की मंडियां है कि अजमेर से देखा जाए तो उस उत्पाद को वहां से सिलेक्ट कर लिया गया है। तो अजमेर, तो आपको अजमेर में याद आ जाएगा किशनगढ़, और किशनगढ़ क्या है, मार्बल मंडी है, तो वहां पे मार्बल या कहें ग्रेनाइट मंडी। उसके बाद में दूसरा है अलवर। अलवर है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स। देखो अलवर है ना, डोलो मारो अलवर सो आयो है ना, तो वो क्या लेके आता है, तो ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए वो कुछ भी गाड़ी लेके आया तो उसकी गाड़ी खराब हो गई, अलवर से आ रहा था तो उसने उसमें पार्ट्स है वो ठीक करवाए। अलवर है तो उसे याद हो जाएगा ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ठीक है, डोला आ रहा था अलवर से और वहां पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वो खराब हो गए तो उसने चेंज करवाए और वो उसके बाद में आया। उसके बाद में देखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है सिंथेटिक यार्न। इसको ऐसे रखना है जैसे कोई यान है, ठीक है, उसको आपने सिंथेटिक तरीके से बना दिया गया। और कैसे बनाया, बांस की लकड़ी से आपने उसको बना दिया। तो बांसवाड़ा से यान करेंगे, एक बांस का आपने यान, और वो भी कैसा, सिंथेटिक यान आपने बना दिया है, तो बांसवाड़ा में सिंथेटिक यान। उसके बाद में देखो हम रिवाइज करके देखेंगे, आपको सारे याद हो जाएंगे। अगला है बारह और सोयाबीन। देखो एक बार की बात है, किसी का बीन है वो मतलब रूट के और बाहर ही सो गया, तो सोयाबीन कहां पे सो गया, बाहर सो गया। ठीक है, तो सोयाबीन 12, तो बीन है वो बाहर सो गया तो 12। उसके बाद में बाड़मेर इसबगोल। आपको पता है इसबगोल होती है ना, उस पर अगर बारिश हो जाए तो वो फिर खराब हो जाती है, और बाड़मेर में तो बाढ़ ही बाढ़ आ गई तो वहां पे सारी जो इसबगोल है वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए वहां पे इसबगोल है वो याद रह जाएगा बाड़मेर। तो बाड़मेर से किसको खतरा है, इसबगोल को, मतलब बाढ़ आने से किसको खतरा है, इसबगोल को।
तो बाड़मेर ईसबगोल, बाड़मेर क्या बह जाएगी, ईसबगोल बह जाएगी। अगला है भरतपुर, शहद या खाद्य तेल। देखो भरतपुर में ऐसे याद रखो, व्रत, जैसे आप व्रत रखते हैं, भरत, तो कहने में कहते हैं कि रखा तो व्रत है लेकिन कर रहे भरत है, ठीक है, व्रत की जगह भरत कर रहे हैं, है ना, खूब सारा शहद वगैरह और ऐसे कुछ ना कुछ तेल में चीजें तल तल के खाते रहते हैं। तो भरतपुर इसका मतलब व्रत की जगह भरत कर रहे हैं, और भरत कर रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं, ठीक है। तो आप शहद खा रहे हैं और खाद्य तेल है, तेल की चीजें निकाल निकाल के वो भी खा रहे हैं। उसके बाद में भीलवाड़ा, देखो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल नगरी का मतलब होता है, टाइल नहीं होता, टेक्सटाइल का मतलब होता है जो कपड़े वगैरह, तो वहां पे सूती कपड़ों की काफी सारी टेक्सटाइल जो यूनिटें हैं वो लगी हुई है, तो इस कारण से वहां पे जो रेडीमेड गारमेंट्स है उनके लिए एक उत्पाद को चुन लिया गया है। तो भीलवाड़ा तो वैसे टेक्सटाइल सिटी है, तो रेडीमेड गारमेंट्स, इसको तो याद करवाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और वहां पे भी एक ब्रांड है डेनिम। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर में सिरेमिक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बीकानेर है तो बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है, भुजिया। तो आप जैसे ही भुजिया खाते हैं तो आपके सिर में यहाँ पे भी मतलब पसीना आने लग जाता है, सिर में भी, है ना, तो सिरेमिक, सिरेमी भी, ठीक है, या सिर में भी, ठीक है। तो बीकानेर की भुजिया खाते ही इतनी करंट आया कि सिर में भी पसीना आने लग गया, तो सिरेमिक। उसके बाद में बूंदी और चावल। आपको कोई पूछ रहा है कि बूंदी खाओगे कि चावल खाओगे, ठीक है, आप कहीं पे जिम में गए, खाना खाने गए हैं, तो आपको पूछा जा रहा है कि बूंदी खाओगे या चावल खाओगे, ठीक है, तो बूंदी में चावल। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट या मार्बल। देखो चित्तौड़गढ़ है तो वहां पे चित्तौड़गढ़ का जो किला है, आप ऐसे सोचो कि चित्तौड़गढ़ का किला है, उसके आसपास से खूब सारा मार्बल है, खूब सारा ग्रेनाइट है, वो रखा गया है। देखो ग्रेनाइट और मार्बल का 2-3 जगह है, जो बड़े बड़े पर्यटन वाले जिले हैं वहां पे ग्रेनाइट और मार्बल ही है। अजमेर है, वहां पे भी ग्रेनाइट। उसके बाद में उदयपुर है, उदयपुर में भी ग्रेनाइट। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ में भी ग्रेनाइट। और एक नागौर और है, तो नागौर में भी मकराना का जो मार्बल है, ताजमहल वाला, ठीक है, तो वो व्हाइट मार्बल के कारण से प्रसिद्ध है, तो मकराना का मार्बल, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं जो ग्रेनाइट से है, तो इनको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। चित्तौड़ आप घूमने गए, उदयपुर घूमने गए, अजमेर घूमने गए, और दूसरा मकराना का जो मार्बल है वो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं, ताजमहल वाला। तो चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट या फिर मार्बल। उसके बाद में चूरू, चूरू में वुड प्रोडक्ट्स। देखो चूरू में क्या है, जंगल बहुत कम है ना, वहां पे नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नदी है ही नहीं, तो वहां पे लकड़ियां मतलब वनस्पति बहुत कम होने के कारण से वहां पे क्या करते हैं, बाहर से लकड़ियां लाते हैं और फिर उन लकड़ियों को वो संजो के रखते हैं। हम तो क्या करते हैं, खूब सारी लकड़ियां होती जला लेते हैं, लेकिन वहां वाले क्या है, उनसे लकड़ियों से प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो चूरू वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, या वुड का वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वुड प्रोटेक्ट्स या वुड प्रोडक्ट्स। उसके बाद में है दोसा। देखो कोई भी अगर व्यक्ति दोषी होगा तो आप उसको मतलब ऊपर बिठाएंगे या फिर उसको कहेंगे कि या नीचे बैठ जा, या तो दरी पट्टी बिछा के बैठ जा, या फिर पत्थर पे बैठ जा। तो ये है कारपेट, या तो उसको कारपेट पे बिठाएंगे या फिर आप स्टोन आर्टिकल, इसका मतलब हो गया आप उसको कहेंगे कि पत्थर पे बैठ जा। जैसे घर में पड़ा ही रहता है ना कोई छोटा मोटा पत्थर, तो उसको कहेंगे कि तुम दोषी हो, इसलिए या तो ये कारपेट पड़ी इस पे बैठ जाओ, या फिर आप इस पे स्टोन पे बैठ जाओ। तो दोषी व्यक्ति को आप सम्मान कम दे रहे हैं, इसलिए उसको कारपेट पे या फिर स्टोन पे नीचे बैठा लेते हैं। जैसे गुरुजी पहले क्या करते हैं, कोई भी विद्यार्थी बदमाशी करता तो उसको नीचे बैठा देते कि नीचे बैठ जा, टेबल पे नहीं बैठना तेरे को, ठीक है। तो वैसे ही दोषी को कारपेट पे या फिर स्टोन पे आपने बिठा दिया, तो कारपेट या फिर स्टोन आर्टिकल्स। उसके बाद में है धौलपुर। देखो धोले का मतलब होता है सफेद, जैसे मैंने धोला शर्ट पहन रखा है, इसका मतलब सफेद शर्ट पहन रखा है। तो धौलपुर को याद ऐसे करना है कि जैसे दूध का जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर जो होता है वो धोला है, और वो ढुल गया मतलब गिर गया, ठीक है। तो धोला धोला क्या है, मिल्क पाउडर है, और स्किम्ड, मिल्क पाउडर स्किम्ड, ठीक है, मिल्क पाउडर से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में डूंगरपुर। देखो डूंगर है, तो डूंगर में तो क्या होते हैं, बाठे, इसका मतलब ग्रेनाइट या फिर मार्बल स्लेब। अब देखो उदयपुर तो याद रह गया, उदयपुर, और कौन सा था, अजमेर, और कौन सा था, डूंगरपुर, और एक कौन सा था, चित्तौड़गढ़। तो ये डूंगर में तो वैसे ही भट्टे हैं, तो ग्रेनाइट और मार्बल। श्री गंगानगर। देखो गैसे गंगानगर, गैसे गम। श्री गंगानगर में गम, जो गंवार गम है, गंवार से गम बनाया जाता है, तो वो वहां के लिए प्रसिद्ध है। तो गंवार, यहाँ पे देखो गंगानगर में तो गम पाउडर, और हनुमानगढ़ में गंवार गम, ठीक है। दोनों से ही देखो गंवार का उत्पादन काफी होता है। तो गंगानगर में क्या है कि आंधियां ज्यादा चलती रहती है, सबसे ज्यादा आंधियां है वो 27 दिनों तक कहां पे चलती है, राजस्थान की ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। 27 दिनों तक आंधी राजस्थान के किस जिले में चलती है, तो गंगानगर में चलती है। तो वहां तो थोड़ी आंधी आती है, और हनुमानगढ़ में थोड़ी सी कम है। तो देखो पाउडर कहां उड़ेगा, रेत का पाउडर कहां उड़ेगा, तो गंगानगर में। तो दोनों में है तो गंवार, लेकिन गंगानगर में देखो, इसको ऐसे याद रखेंगे, गम पाउडर। गंगानगर में आंधियां ज्यादा है तो पाउडर जैसा उड़ता रहता है, और गंवार का गम है तो वो हनुमानगढ़ में। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। दोनों गंवार गंवार का उत्पादन ज्यादा, लेकिन गंगानगर में आंधियां ज्यादा, तो गम का पाउडर उड़ता रहता है, और दूसरा जो हनुमानगढ़ है वहां पे गंवार का गम बनाया जाता है। उसके बाद में जयपुर का तो आपको पूछना है क्या, पोट्री, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। और एक और है यहाँ पे
जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। तो एक तो ब्लू पोट्री, पोट्री में कौन सा ब्लू, और दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। ये तो पार्क भी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, तो ये तो आपको सबको आता ही होगा। उसके बाद में जैसलमेर को कहते हैं मतलब कौन सा, येलो, स्वर्ण नगरी। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे सोने के रंग जैसे पत्थर है तो स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो सोने जैसे पत्थर, इसका मतलब येलो स्टोन, तो वहां पे येलो स्टोन या येलो मार्बल एंड टाइल्स, ठीक है। तो वहां पे टाइल्स भी बनती है उस पत्थर की, क्योंकि वो मजबूत पत्थर है, टाइल जैसी मतलब पतली पतली टाइलें भी बनाई जाती है, वो टूटती नहीं है आसानी से। तो येलो मार्बल्स और येलो टाइल्स, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध हो गई, ये सारी याद हो चुकी है। उसके बाद में जालोर, देखो जालोरी जुत्ती, सब जानते हैं जालोरी जुत्ती या मोचड़ी, ठीक है। तो ये जो मोजड़ी है, मोजड़ी जुत्ती या फिर मसाले, देखो जालोर में मसाले भी और दूसरा मोजड़ी जुत्ती भी। आप वहां पे गए मसाले लाने के लिए, या आप कहें कि आप जालोर गए थे जुत्ती लाने के लिए और वहां से आप मसाले भी लेके आ गए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जा जा जूती तो लेके आ जाओ और साथ में मसाले भी ले आना, ठीक है। उसके बाद में झालावाड़, झालावाड़ से आप वसुंधरा को याद रखते हैं, झालावाड़ झालरापाटन सीट से हर बार आती है ना। तो झालावाड़ में वहां पे क्या होता है, संतरा बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इस बार वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो बेटी बेटी संतरा खा रही है, उदास हो रखी है, ठीक है। तो उदास होके स्टोन पे बाट्ठे पे बैठी हुई है, देखो शेड हो गई और भट्टे पे बैठ गई, और साथ में क्या खा रही है, संतरा खा रही है। तो झालावाड़ से क्या हो गया, संतरा। और कैसे खा रही है संतरा, तो शेड होके स्टोन पे बैठी है, इसका मतलब सैंड स्टोन। उससे अगला है झुंझुनू, देखो ये झुंझुना बजाते रहते हैं, किसका, स्टोन प्रोडक्ट्स एवं वुड प्रोडक्ट्स। देखो एक तो चूरू है, चूरू में वुड प्रोडक्ट्स है, चूरू के टच में है झुंझुनू। तो ये जो झुंझुनू वाले हैं वो थोड़े लड़ाकू टाइप के होते हैं, हरियाणा के टच में है, तो वो पत्थर भी तो स्टोन, और दूसरा वुड, पत्थर और लकड़ी, लकड़ी और पत्थर, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, स्टोन प्रोडक्ट्स एक तो ये, और दूसरा वुड प्रोडक्ट्स। वुड प्रोडक्ट्स अकेला तो किसका है, चूरू का, झुंझुनू का वुड प्रोडक्ट्स प्लस स्टोन प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीजें। उसके बाद में देखो जोधपुर, ये आप ऐसे याद रख लेना, मान लीजिए आपको जैसे बेड बनवाना है फर्नीचर वाला, तो वहां पे जोधपुर में क्या है, बहुत ही शानदार तरीके की कलाकृतियों में, मतलब इतनी अच्छी कारीगरी है कि बहुत शानदार बेड वो हाथों से ऐसे हस्तशिल्प के माध्यम से कुराई कर करके, और वहां पे लकड़ी का फर्नीचर बहुत शानदार बनवाया जाता है। अगर आपको बेड बनवाना है तो आप जोधपुर से बनवा लेना, याद रह जाएगा। फर्नीचर बनवाना है, जैसे टेबल टी है, टी टेबल है सॉरी, और बाकी सोफा वगैरह है, तो वो सारी चीजें आप जोधपुर से बनवा सकते हैं, हाथ से बनाते हैं। अगर आपको वैसे चाहिए नॉर्मली, है ना, फर्नीचर, तो आप सिक्कर से ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आएगा सिक्कर का, देखो फर्नीचर एंटिक, एंटिक पीस चाहिए तब तो सिक्कर से ले लेना, और हाथ से बनाई हुई लेना है, ठीक है, तो आपको जोधपुर से। हस्तशिल्प उत्पाद है ये फर्नीचर, फर्नीचर तो हर जगह मिलता है, लेकिन हस्तशिल्प उत्पाद है वो मिलता है जोधपुर में। उसके बाद में है करौली, देखो रोली, कोई लड़की है वो दाब दाब के रोली, मतलब खूब रोली। आप उसको पूछते हैं ना कि भाई, एक तो ये देखो कि वो शेड उदास क्यों है, वो बाट्ठे पे बैठी बैठी रो रही थी, सैंड स्टोन, इसका मतलब बाट्ठे पे बैठ के रो रही थी, उदास हो रखी थी। तो आपने उसको पूछा कि भाई रो क्यों रही है, ठीक है। और दूसरी, वो कई बार क्या होता है, वो मिट्टी रेत पे भी बैठ के फिर वो उदास हो जाती है, कई बार बाट्ठे पे बैठती है, कई बार वो रेत पे बैठती है और रो रही थी, ठीक है। तो करौली, इससे याद हो गया सैंड स्टोन आर्टिकल एवं सिलिका सैंड। देखो सिलिका का मतलब ये होता है सिलिका, है ना, मिट्टी, सिलिका सैंड और सैंडस्टोन आर्टिकल। उसके बाद में कोटा, कोटा डोरिया तो आप जानते हैं, तो ये तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है ना, जीआई टैग मिला हुआ इसको कोटा डोरिया को। तो एक तो कोटा से कोटा डोरिया, दूसरा एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। एक तो कोटा से एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक, और एक है सॉरी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक और कोटा डोरिया, ये दो चीजें हैं। तो इसको आप रख लेना, कोटा से कोटा डोरिया और एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। उसके बाद में नागौर, नागौर में आप जानते हैं मकराना, जो राजस्थान के अगर कहीं मिड में है तो मिड में कौन है, मकराना। मकराना का भी लापोलाई गांव, ठीक है। तो मकराना है वो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, व्हाइट संगमरमर, है ना। उसके बाद में है पाली, सोजत मेहंदी, जिसको 16वें नंबर का जो जीआई टैग है, मतलब लेटेस्ट सबसे, अभी देखें लेटेस्ट जो सितंबर 2021 में है ना, सितंबर 2021 में जो सोजत पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, तो ये तो आप सब जानते हैं पाली, ठीक है, मेहंदी, ठीक है। उसके बाद में राजसमंद टेराकोटा, राजसमंद का टेराकोटा, ये भी पता नहीं कैसे दिमाग में पहले से याद है, राजसमंद टेराकोटा। टेराकोटा क्या होते हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने टाइप के होते हैं, जैसे घोड़ा बना दिया मान लो ना, या अपन कहें कागज के कुछ ऐसे खिलौने टाइप के, जैसे कागज के घोड़े टाइप के, है ना। तो एक राजा है, उस राजा के बेटे के लिए आप कागज के घोड़े या फिर लकड़ी के घोड़े टाइप के कुछ ऐसे खिलौने बनाते हैं, उन खिलौनों को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये टेराकोटा किसके लिए, राजा के बेटे के लिए, तो राजसमंद टेराकोटा, ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद में सवाई माधोपुर, टूरिज्म, सवाई माधोपुर तो आप जानते हैं रणथंबोर, रणथंबोर में तो घूमने जाते हैं, तो इसका मतलब टूरिज्म, याद हो गया। उसके बाद में सीकर से अगर आपको एंटिक पीस लेने हैं तो सीकर आ जाना भाई, ठीक है। तो सीकर फर्नीचर में एंटिक पीस मिलते हैं, तो सीकर। उसके बाद में सिरोही,
साइलियम हस्क। अब देखो सिरोही, साइलियम हस्क, इसको कैसे याद रखोगे, सहसे सिरोही और इसमें साइलियम। या मान लीजिए आपको सिरोही में आप जानते हैं माउंट आबू है, अब आपको कोई टास्क दे दे, देखो ट्रिक्स ऐसे बनती है ना, पहले मैंने इसको सीधा याद कर लिया था, अभी आपके सामने ट्रिक बन गई कि देखो इसी कारण से तो कहते हैं ना कि पढ़ाई को पढ़ते हैं ना तो पूरा दिमाग लगा के पढ़ो, कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाए। अब सिरोही में है माउंट आबू, आपको कह दिया जाए, एक टास्क दे दिया जाए कि आप साइकिल लेके इस माउंट आबू पे चढ़ के दिखाओ, तो वो टास्क कितना आपके लिए मुश्किल होगा, साइकिल से वो भी माउंट आबू पे कैसे चढ़ा जाएगा, तो साइकिल से आपको याद रह जाएगा साइलियम हस्क से हस्क, ठीक है, तो साइलियम हस्क। तो सिरोही में आपको साइकिल का टास्क दिया गया, तो साइलियम हस्क। उसके बाद में टॉक। अब देखो मान लीजिए कोई उदास होके, है ना, शेड होके और स्टोन पे बैठा है, तो आप उसको टोकेंगे नहीं क्या, या ऐसे ही निकल जाएंगे, आप जरूर टोकेंगे, अरे भाई क्या बात हुई, उदास होके बाठे पे क्यों बैठा है, स्टोन पे क्यों बैठा है, तो टोक, टोक का मतलब आप टोकेंगे, या टोक मतलब बात करेंगे उससे कि भाई उदास क्यों हो, स्टोन पे कैसे बैठे हो, तो टोक में सैंड स्टोन। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर का मैंने बताया था, अजमेर में भी और उदयपुर में भी ग्रेनाइट मार्बल। अब इसमें एक नाम और है आइवरी कार्विंग, अगर आइवरी कार्विंग है तो उदयपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़, देखो प्रताप जो है, तो जो प्रतापी व्यक्ति होता है वो लहसुन ज्यादा खाता है ना, क्योंकि लहसुन से क्या होता है, हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो नहीं होता है ना, तो प्रतापी व्यक्ति है वो लहसुन खाता है। और थेवा कला, ये प्रतापगढ़ की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र। इसका मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति एमएसएमई में निवेश करना चाहता है तो उसको सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना कर दी जाए, जिससे कि उसको कोई भी समस्या आए, चाहे रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वह अपनी समस्या का समाधान उस केंद्र पर जाके करवा सके, तो उसको सुविधा प्रदान करने के हिसाब से एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र, इसको हम बोल सकते हैं। एमएसएमई निवेशक का मतलब इन्वेस्टर, सुविधा का मतलब फैसिलिटेशन और केंद्र का मतलब सेंटर, एमआईएफसी। एमआईएफसी का गठन कर दिया गया है, और ये गठन कहां पे किया गया, तो पहले से इनके जो जिला उद्योग केंद्र और जो उप केंद्र संचालित है, तो उन्हीं केंद्रों और उप केंद्रों पे इस एमआईएफसी मतलब सुविधा केंद्र का निर्माण कर दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे, देखो एमएसएमई निवेशकों हेतु 36 तो जो जिला उद्योग केंद्र है वर्तमान में, और 8 जो उप केंद्र है, वहां पे एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र मतलब एमआईएफसी की स्थापना की गई है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र मतलब 33 जिले हैं, तो उसके हिसाब से 33 तो हो गए और 3 एक्स्ट्रा बनाए गए, है ना, तो 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 जो उप केंद्र है, वहां पे इनकी सुविधा के लिए एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र बना दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो संचालन किया जा रहा है, मतलब ये जो उद्योग है, तो इसके लिए कोई विभाग तो होगा, औद्योगिक विकास के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ये जो इन्वेस्टर इनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई तो विभाग होगा जो कार्य कर रहा है, बिल्कुल विभाग है उद्योग विभाग। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका पूरा नाम है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है वो क्या है, तो ये एक राजस्थान सरकार का विभाग है, इसके लिए एक मंत्री होता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ठीक है। और राजस्थान में वर्तमान में 36 तो है जिला उद्योग केंद्र और 8 है उप केंद्र। अब ये जो जिला उद्योग केंद्र के नाम से अपन जिनको जानते हैं, उसका पूरा नाम होता है जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, हम शॉर्ट में जिला उद्योग केंद्र उसको बोल देते हैं, ठीक है। और 8 है उप केंद्र, तो टोटल मिला के 36 और 8 44 यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे ही देखो एमआईएफसी की बात करें तो 44 एमआईएफसी पूरे राजस्थान में बना दिए गए हैं, ठीक है। अब सभी जगह एमआईएफसी, अब यहाँ पे इतने जो सेंटर है इन पे सारी जगह एमआईएफसी हम पढ़ ही चुके हैं। अब हर जिले पर, जिला लेवल पे और राज्य में राज्य लेवल पर कुछ समितियां भी बना दी गई है। वो समितियां क्यों बनाई गई, देखो कोई भी मान लीजिए वाद विवाद हो जाए, किसी भी प्रकार की मतलब समस्या आ जाए, तो उनके निवारण के लिए विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में समितियों का गठन भी किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जिला स्तर पर तो इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, जिला कलेक्टर करते हैं, और राज्य स्तर पे अध्यक्षता है वो मुख्य सचिव करते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष जिला कलेक्टर और वहां पे अध्यक्ष मुख्य सचिव, ठीक है। तो ये समितियां हैं, इनका निर्माण भी कर दिया गया है। तो ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नॉर्मल जानकारी थी कितने उद्योग और वाणिज्य केंद्र है, तो 36 उप केंद्र कितने हैं, तो 8 टोटल मिला के कितने हैं, तो 36 और 8 44 ऐसे विभाग है। और प्रत्येक विभाग पे एमआईएफसी है उसका गठन भी कर दिया गया है, जो फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में मतलब सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है RIPS 2022। पिछली बार 2021 जो मुख्य परीक्षा थी उसमें यहाँ से सवाल आया हुआ भी है। तो RIPS क्या है, तो राजस्थान इन्वेस्टर्स प्रमोशन स्कीम, राजस्थान जो निवेशक संवर्धन स्कीम, ठीक है, मतलब योजना, राजस्थान निवेशक संवर्धन योजना 2022। देखो इसके नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान में जितने भी इन्वेस्टर है, निवेशक है,
उनको प्रमोशन देने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए, संवर्धन देने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो चलो इस योजना के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब ये जो रिप्स 2022 है, ये आरएस मुख्य परीक्षा के हिसाब से वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि रिप्स 2022 के बारे में लिखें। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना है। और प्रीलिम्स में और अन्य एग्जाम्स में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितनी डिस्काउंट वगैरह दी जाती है या ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्स 2019, देखो पहले ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के नाम से चल रही थी। अब उस 2019 को और अधिक व्यापक और मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए रिप्स 2022 को पुनः लागू कर दिया गया है और ये लागू किया गया 7 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो रिप्स पहले 2019 थी, अब रिप्स 2022 है, तो 7 अक्टूबर 2019 को वापस से लागू की गई है। अब इसके क्या उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखो उद्देश्य, अब किसी भी योजना का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो नाम के हिसाब से आप देखा करो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसका मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें, निवेश करें। इसके लिए अब आप क्या मतलब इसके उद्देश्य क्या रख सकते हैं, तो स्पष्ट है। देखो, एक तो विनिर्माण, दूसरा सेवा क्षेत्र, इनका जो विकास दर है वो 15% वार्षिक विकास दर हासिल करना। पहला तो उद्देश्य इसका ये है कि ये जो सेवा क्षेत्र और जो विनिर्माण क्षेत्र है, इनकी जो वार्षिक विकास दर है उसको 15% लाना, पहला लक्ष्य ये ध्यान रखना है। दूसरा, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, सब जानते हैं बोलने वाली बातें होती है ना, तो संतुलित विकास, समावेशी विकास। उसके बाद में एक टारगेट ये वाला वर्ष 2027 तक, देखो 5 साल का टारगेट लिया गया था क्योंकि ये नीति 2022 में लागू हुई, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, 2027 तक इसमें 10 लाख व्यक्तियों को प्राइवेट सेक्टर में, है ना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। प्राइवेट सेक्टर में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। उसके बाद में हरित नाइट्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, जैसे मान लीजिए हरित नाइट्रोजन के लिए आप कोई एमएसएमई लगा रहे हैं, या वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जैसे अक्षय ऊर्जा चल रही है ना, वैसे ही अन्य जो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, या फिर चिकित्सा क्षेत्र में, देखो राजस्थान सरकार चिकित्सा क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन कर भी रही है, तो चिकित्सा उपकरण जैसे कोई नवीन क्षेत्र है उनके लिए आपको विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना, तो ये मेंस में लिखने लायक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, एक तो विकास की जो टारगेट है वो 15% है, किन क्षेत्रों में, एक तो सेवा क्षेत्र में और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में एक टारगेट है कि 5 साल बाद तक मतलब 2027 तक 10 लाख लोगों को इस क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या कहें इंडस्ट्रियल एरिया में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करवाना। उसके बाद में देखो, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है, योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ। ठीक है, अब ये जो 8 श्रेणियां हैं वो आपको याद नहीं रखनी है, मैंने नोट्स में आपके लिए लिख दी है, आप देखना चाहें तो नोट्स से देख लेना। बाकी इतना ध्यान रखना है कि 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ, ये अलग से मतलब परिलाभ दिए जाते हैं। अब जैसे थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र है, SC ST या कोई महिला उद्यमी है तो उनको अतिरिक्त परिलाभ, तो ये भी एक पढ़ते याद होने वाली चीज है कि SC ST से है या फिर महिला उद्यमी है तो फिर उसको एक्स्ट्रा परिलाभ देना, इस नीति के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। उसके बाद में MSME के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान। भाई देखो इसमें क्या है, जैसे एक आपने अभी पढ़ी थी, मुख्यमंत्री ने खुद MSME को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ तक का जो लोन है वो देने का प्रावधान किया था, उसमें डिस्काउंट भी दिया जाता है ब्याज पे, मतलब सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। तो आपको पता ही है, जो 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसमें 8% का था, उसके बाद में 5 करोड़ तक का लेते हैं तो 6% था, 10 करोड़ तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 5% था, वो छूट तो दी जाएगी। उसके अलावा इनको मतलब इन SC ST महिला है तो इनको अतिरिक्त परिलाभ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है कि MSME के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान देना। ठीक है, तो वो ब्याज तो मिल ही रहा है छूट, इसके अलावा और ब्याज में छूट देना, उसके लिए भी योजना आएगी अभी आगे, तो उसमें 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। फिर है विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रुपए 50 करोड़ से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज। देखो, अगर आप विनिर्माण में या फिर सेवा क्षेत्र में अगर आप 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करते हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज दिया जाता है। उस पैकेज में देखो निम्न प्रकार की छूट वगैरह ये शामिल है। एक तो ये परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, अगर आप परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं तो उसमें आपको प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है, कुछ अनुदान आपको दे दिया जाता है, ऐसे ही कुछ विशेष प्रोत्साहन है और कुछ है छूट। अब देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, विशेष प्रोत्साहन, बाकी ये छूट है, केवल ये इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें देखो किस चीज में छूट मिलती है। अगर आप 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हैं तो फिर आपको ये छूट मिलती है। किस किस में? एक तो विद्युत शुल्क में, एक मंडी शुल्क में, एक भूमि कर में 7 वर्षों तक तो 100% छूट। ये केवल टैक्स है, विद्युत कर है जैसे या शुल्क है, मंडी टैक्स है या मंडी शुल्क है, भूमि कर है, इनमें 7 साल तक 100% आपको डिस्काउंट रहेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही देखो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसमें आपको 75% तो तुरंत छूट मिल जाएगी, और बाकी जो 25% आपसे चार्ज लिया गया है उसका भी पुनर्भरण करने का इसमें प्रावधान है, मतलब वापस कैसे करके आपके जेब में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद में रूपांतरण शुल्क, जैसे आप कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं तो जो कृषि भूमि है उसको रूपांतरित करवा के आपको औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में कन्वर्ट करवाना होता है, तो वहां पे कन्वर्जन चार्ज लगते हैं, जैसे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, है ना। तो वो आपके जो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा वो अब नहीं लगेगा अगर आप एमएसएमई की स्थापना कर रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत रिप्स जो योजना है या रिप्स जो है उसके अंतर्गत आपको रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है। इसके बाद में 2 योजनाएं और है, उनको भी देख लेते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। देखो वाणिज्यिक वाहन, इसका मतलब कोई भी आप कॉमर्शियल वाहन खरीदते हैं स्वरोजगार के लिए, तो इसके लिए योजना चलाई गई है। जैसे मान लीजिए आप कोई पिकअप खरीद के खुद का रोजगार करना चाहते हैं या ट्रैक्टर खरीद के खुद का रोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट कुछ अनुदान दे देगी, सब्सिडी दे देगी। अब ये सब्सिडी कितनी है? या तो उसी पिकअप या ट्रैक्टर की जो कीमत है, ऑन रोड जो कीमत है उसका 10%, या फिर 60,000 रुपए का इसमें प्रावधान है। इनमें से जो भी कम होगा, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 लाख कीमत की कोई गाड़ी है, तो इसमें 10% कितना होता है? तो ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए और इधर 60,000, इसमें कम कौन सा है? 60,000, तो आपको केवल 60,000 रुपए ही मिलेंगे, 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जो कीमत है उसका 10% और 60,000, इन दोनों में जो कम होगा वही मिलेगा। हमेशा देखो क्या होता है, गवर्नमेंट अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट देती है तो जो कम होता है वो देती है, और अगर आपसे कोई भी चार्ज वसूला जाता है जैसे कन्वर्जन चार्जेज, उसमें जो ज्यादा होता है वो लिया जाता है। जैसे एक तो डीएलसी पे कैलकुलेशन करते हैं, एक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और एक उसकी जो मालियत मतलब जो उसकी बाजार कीमत है उस पर कीमत कैलकुलेशन करते हैं। तो इन तीनों में जो ज्यादा होता है वो तो गवर्नमेंट लेती है, और जब आपको वापस देती है तो जो कम होता है वो देती है। तो हमेशा यही है, किसी भी योजनाओं में देख लो, जो कम से कम हो या जो न्यूनतम हो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये जो योजना है वो 18 साल से लेके 45 साल तक के जो आयु वर्ग है उनको स्वरोजगार के लिए लागू की गई है, और ये 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, ये योजना लागू हुई है। तो आप भी बता सकते हैं, आपके आसपास में अगर कोई पिकअप खरीदना चाहे तो बोल देना 10% या फिर 60,000 रुपए का फायदा उनको हो जाएगा। इसके लिए उनको आवेदन करना होगा, और 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर, इससे भारी वाहन नहीं खरीद सकते आप, तो वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर ऑन रोड कीमत का 10% या फिर 60,000 रुपए, इनमें जो भी कम होगा उसका आपको अनुदान मिल जाएगा। उससे अगली योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखो एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, उसमें ब्याज पर डिस्काउंट मिल रहा था, जैसे 10 करोड़ रुपए तक का उसमें ब्याज दिया जाता है, और उसमें भी जैसे 25 लाख रुपए तक का आप ब्याज लेते हैं तो आपको 8%, और फिर 25 लाख से तो ज्यादा, लेकिन आप 5 करोड़ तक का ब्याज लेते हैं, जो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें ब्याज पर 6% अनुदान। और उसके बाद में अगर आप 5 करोड़ से तो ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो उस पर 5% ब्याज में अनुदान मिल रहा था, उसी को बढ़ा के मतलब 1% बढ़ा दो, और ये योजना लागू कर दी गई SC/ST लोगों के लिए, ठीक है। उसमें जो थी वही है, वहां पे 8% था, 1% बढ़ा के 9 कर दिया, वहां पे 6% था उसको बढ़ा के 7 कर दिया, वहां 5% था उसको बढ़ा के 6 कर दिया, तो वो और ये योजना समान है। तो चलो पढ़ लेते हैं। ये जो योजना है वो गैर कृषि क्षेत्र, क्योंकि SC/ST के जो लोग हैं या जो दलित या आदिवासी लोग हैं वो ज्यादातर बेचारे खेती करते रहते हैं, क्योंकि वो इतना नहीं सोच पाते, ना ही उनके पास में संसाधन होता है कि वो मतलब बिजनेसमैन बने, या परिस्थितियां ऐसी नहीं होती है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए फिर ये योजना लागू की गई है। तो गैर कृषि क्षेत्रों विनिर्माण है, जैसे सेवा क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, इनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अब ये जो योजना है वो 8 सितंबर 2022 से लागू की गई, या कहें शुरुआत की गई। इसमें वही प्रावधान है, 25 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 9%, 5 करोड़ तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 7%, और 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। प्लस उस योजना में तो केवल ब्याज अनुदान का ही प्रावधान था, इसमें ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। प्लस आपको ब्याज की छूट में, ब्याज में छूट के साथ साथ में परियोजना लागत का, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो जो परियोजना आपने बनाई है उसमें लागत का 25%
अथवा जो 25 लाख रुपए जो भी कम हो, देखो अगली ना बात, जो भी कम होता है वो मिलता है। तो या तो जो आपने लागत मतलब इन्वेस्ट किया, जैसे 2 करोड़ रुपए है तो उसका 25% है वो 50 लाख हो जाता है, और 25 लाख रुपए तो इनमें जो कम है मतलब 25 लाख रुपए है, वहां तक आपको मार्जिन मनी अनुदान मिल जाता है, मार्जिन मनी अनुदान आपको मिल जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, अधिकतम आपको 25 लाख रुपए है उसका मार्जिन मनी अनुदान मिलने का प्रावधान किया गया है। अब ये जो योजना है इसका लक्ष्य रखा गया है कि 1000 लाभार्थियों को इस योजना के द्वारा लाभान्वित किया जाए। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो भी योजनाएं पढ़ी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, और आप नोट्स के माध्यम से ये योजनाएं पढ़ेंगे, एक दो बार इनको रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आसानी से आपको ये चीजें याद रह जाएगी। और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।